एमएस स्टडी में आप तमाम विद्यार्थियों एवं शिक्षा प्रेमियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, और इतना ही नहीं, और जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि कौन सा दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा वास्तविक और काल्पनिक बनाता है, और कौन सा दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। साथ ही हम इन तीनों दर्पण समतल, अवतल और उत्तल के उपयोग को भी देखेंगे और साथ ही देखेंगे दर्पण सूत्र। तो आप यदि बीएससीबी 2025 के 10वीं के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, कारण ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है, आपके लिए अच्छे मार्क्स प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर से लाने में मदद कर सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आगे पहले जानें कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो प्रतिबिंब यानी किसी वस्तु से जो प्रकाश की किरण आती है और वो किसी दर्पण से टकराने के बाद जो उसकी हम छाया देखते हैं, उसका बिंब देखते हैं, इमेज देखते हैं, वो प्रतिबिंब होता है। और प्रतिबिंब अब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जो होती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद अगर किसी बिंदु पर मिलती है तो वह प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखते हैं दोनों में क्या क्या अंतर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं कि ये जो है से बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो वहां बनता है उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन अगर बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि यहां मिल रही है, तो उस परिस्थिति में काल्पनिक, और इसी काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब यानी आभास होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा सीधा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा उसको हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यह प्रतिबिंब यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा दर्पण के सामने बनेगा, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अब यहां हम तीन प्रकार के दर्पण जो होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब इसके हम देखते हैं कि ये तीनों किस तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये जो है समतल दर्पण, ये हमेशा ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसका मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। ये काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ये प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी वस्तु होता है, और हमेशा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो एक है कि ये पार्श्व परिवर्तन दिखाता है। पार्श्व परिवर्तन। अब पार्श्व परिवर्तन देखिए कैसे होता है। अगर इसके सामने हम लेकर के अपने दाहिने हाथ को उठाते हैं तो वो दर्पण उसमें दिखाएगा, वो बायां हाथ उठाता हुआ दिखाएगा। अगर आर आप ऐसे लिखते हैं तो दर्पण इस आर को आपको ऐसे दिखाई देगा। ये है पार्श्व परिवर्तन। कौन सा दर्पण पार्श्व परिवर्तन दिखाता है? तो समतल दर्पण। बहुत महत्वपूर्ण, पार्श्व परिवर्तन दिखाने वाला दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण होता है। फिर क्या है, अब देख रहे हैं कि अवतल दर्पण को देखते हैं। इसको देखिए, अवतल दर्पण को। ये अवतल दर्पण, इसके ट्रिक से जानिए। ये अवतल दर्पण है। हम देख रहे हैं कि इसमें अवतल और उत्तल में देखेंगे। ये अवतल दर्पण जो है ये उल्टा और सीधा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। दोनों तरह का प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण उल्टा और सीधा दोनों तरह का बनाता है। अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? वास्तविक होगा। उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। और सीधा प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा काल्पनिक या आभासी होगा। क्या होगा? काल्पनिक या आभासी होगा।
सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और आभासी होगा, और इसकी एक जो खास विशेषता है अवतल दर्पण की, वो क्या करता है, एक स्थिति में ये आवर्धित, जब इसका एकदम ध्रुव के निकट किसी वस्तु को रख देते हैं, अवतल दर्पण में जब ध्रुव के निकट रखते हैं तो ये उसका विशालित प्रतिबिंब बनाता है, और इसी के कारण यह दर्पण फंस गया। इसलिए हजामत में भी इसका प्रयोग होने लगा। इतना ही नहीं, डॉक्टरी जो आंख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ होते हैं वो इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी आंख, कान, नाक, गला रोग विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण के करते हैं। अवतल दर्पण फिर जानेंगे सब इसका खास और उपयोग। तत्काल ये उत्तल दर्पण, ये हमेशा, यह उत्तल दर्पण जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब, ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, और सीधा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनाता है, वस्तु से छोटा, सीधा बनाएगा, वस्तु से छोटा बनाएगा। और एक और बात है कि इसकी दृष्टि क्षेत्र जो होता है, दृष्टि क्षेत्र इसका व्यापक होता है, नहीं ज्यादा दूर तक, बहुत दूर दूर तक। इससे अगर सड़क सीधी है तो वाहने में जो लगे रहते हैं ये दर्पण, साइड मिरर के रूप में हम दूर तक देख सकते हैं। इन दर्पणों के आधार पर एक प्रश्न बन जाता है कि यदि आपको 3 दर्पण दे दे, तीनों दे दे, समतल दे दे, अवतल दे दे और उत्तल दे, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि कौन क्या दर्पण है, कौन समतल है, कौन अवतल है और कौन उत्तल है, तो फिर कैसे पता करेंगे कि कौन सा दर्पण समतल है, कौन अवतल है और कौन उत्तल है? तो इसके लिए अलग अलग है कि इसके लिए हम करेंगे, तीनों दर्पण रखा हो रहेगा, तीनों के सामने बारी बारी से जाएंगे। अगर हम दर्पण के सामने जाए, हमारा सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे, उतना ही बड़ा दिखाई दे जितना बड़ा वस्तु है, पार्श्व परिवर्तन दिखा दे, तो हम समझ लेंगे कि दर्पण समतल है। अगर प्रतिबिंब हम वस्तु उसके आगे, दर्पण के आगे पीछे होते रहेंगे, प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दे, और फिर जब हम दर्पण के काफी निकट आवे, उस परिस्थिति में हमारा सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे तो समझ जाएंगे कि दर्पण अवतल है। और बाकी इसके बाद नहीं भी जानेंगे, फिर भी तीसरा दर्पण हमारा उत्तल ही होगा। लेकिन उत्तल के क्या है कि वस्तु से छोटा बनाएगा और काफी दूर बनाएगा, वस्तु से छोटा बनाएगा, काफी दूर बनाएगा। अब देखते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। समतल दर्पण तो जनरली हम लोग घर में करते हैं, अपने बिंब अपने देखने के, चेहरा देखने के लिए ऐसे, लेकिन अवतल दर्पण के उपयोग हम लोग देखेंगे। यहाँ अवतल दर्पण का कहाँ अवतल दर्पण का उपयोग देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का क्या होता है। अब चूंकि ये क्या करता है कि वस्तु को जब हम उसके निकट रखते हैं, ध्रुव के निकट, ध्रुव और फोकस के बीच, तो उसका काफी विशालता वर्धित प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए इसका उपयोग आंख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ करते हैं, गला रोग विशेषज्ञ, ठीक है। दूसरा हो सकता है ये गाड़ियों के सर्च लाइट में होता है, गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में बिल्कुल, सर्च लाइट में, ठीक है, सौर कुकर में। तीसरा ये देखते हैं कि ये चूंकि निकट, जितना निकट रहते हैं ध्रुव के, उतना बड़ा प्रतिबिंब आता है, इसलिए इसको हजामत में भी होता है, हजामत में। इसलिए इस दर्पण का नाम हजामती दर्पण भी है। इस दर्पण का नाम, प्रश्न होता है कि किस दर्पण को हजामती दर्पण कहा जाता है, तो अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को देखते हैं, उत्तल दर्पण को देखते हैं। इसका उपयोग है, चूंकि इसका दृष्टि क्षेत्र व्यापक है, इसलिए इसका उपयोग होता है गाड़ियों के साइड मिरर में, गाड़ियों के साइड मिरर किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का। गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का। गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब थोड़ा सा एक हम है, तो फिर एक बार कर लेते हैं कि भैया ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण कैसा बनाता है। तो देखिए अवतल में, ये देखिए 4 अक्षर वाला है, ये 4 अक्षर वाला है, और बेचारे उत्तल जो है सो 3 अक्षर वाला है। और जो बड़ा आदमी होता है ना, वही उल्टा सीधा दोनों काम करता है ना।
तो इसलिए अवतल दर्पण 4 वाला ज्यादा वाला है, बड़ा है, छोटा है, इसलिए यही सी का काम होगा उल्टा और सीधा। अवतल दर्पण उल्टा सीधा दोनों काम करते रहता है, और ये बेचारा छोटा आदमी है इसलिए हमेशा सीधा करेगा काम, यानी ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। तो अब ये है कि कौन दर्पण है जो सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, उसका आंसर में होगा समतल और उत्तल। यानी समतल और उत्तल दोनों दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, जबकि अवतल दर्पण उल्टा और सीधा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाते हैं। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, ये मिरर फॉर्मूला क्या है? ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और इसी में जब आ जाता है ना 1/v माइनस 1/u तो वो लेंस सूत्र हो जाता है। इसमें क्या है? u जो है वस्तु दूरी है, यानी बिंब की दूरी होगी, और v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी, f क्या है? फोकस दूरी। f है फोकस दूरी, f हो गया फोकस दूरी। एक अन्य बात को देख लेते हैं जो होता है आवर्धन। आवर्धन, ये आवर्धन होता क्या है दर्पण में? इसमें आवर्धन क्या होता है? तो ये क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई और बिंब लिखे या वस्तु लिखे, वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कह देंगे? आवर्धन कहेंगे, आवर्धन कहते हैं। यानी आवर्धन बराबर, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, ये क्या कहलाएगा? आवर्धन। आवर्धन, और इसको m लिखते हैं, और ये होता है माइनस भी बटे यू। m बराबर माइनस भी बटे यू, यही भी हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई, और u हो गया वस्तु की ऊंचाई। तो ये क्लियर हो गया कि आवर्धन बराबर माइनस भी बटे यू। ये सारे फॉर्मूला जो हैं इसका उपयोग हम आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 को दे दिया, वस्तु दूरी दे दिया और प्रतिबिंब की दूरी दे दिया, तो हम उससे फोकस दूरी निकाल सकते हैं। फिर अगर फोकस दूरी दे दिया, वस्तु दूरी दिया, तो प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं, या फिर फोकस दूरी दे दिया और प्रतिबिंब की दूरी दे दिया तो वस्तु की दूरी निकाल सकते हैं। साथ ही आवर्धन के फॉर्मूला में अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दे और वस्तु की ऊंचाई दे दे तो हम आवर्धन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आवर्धन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक दे दिया, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दिया तो वस्तु की निकाल सकते हैं ऊंचाई। तो इन सारे जो हमारे फॉर्मूलाज हैं जो कि हम लोग देख रहे हैं, इसका उपयोग हम आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने में, जो हमारे जीवन के लिए या आगे के कंपटीशन के लिए, यहाँ 11th 12th के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लगे, अच्छा लगे, आपको लगे कि हम इससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम इसी तरह की वीडियो दे देकर हम आपके उन्नति में सहायक बन सकें।